जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ग्रंथि के बारे में जानेंगे। देखिए, ग्रंथि एक शरीर का अंग होता है जिससे एंजाइम और हार्मोन निकलता है, यानी कि एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। जिन अंगों से किसी रासायनिक पदार्थ का स्राव हो उसे ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि हम लोगों के शरीर में 3 तरह का होता है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में उत्तेजना देता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। एंजाइम जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में लीवर हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया जिससे पसीना निकलता है, लार निकलता है जिसको हम लोग थूक कहते हैं, लीवर से पित्त लवण निकलता है। ऐसे बहुत सारी ग्रंथियाँ जिसको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से सिर्फ हार्मोन निकलता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। और मिश्रित ग्रंथियों से ये दोनों निकलता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, हार्मोन प्लस एंजाइम। हमारे शरीर में अग्नाशय एक ग्रंथि होता है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, यानी उससे इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है और एमाइलेस एंजाइम भी निकलता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। देखिए, अंतः का मतलब समझ में आता है कि अंदर, और बाह्य का मतलब समझ में आता है कि शरीर के बाहर। देखिए, ये बात नहीं है। हार्मोन जो स्रावित होता है ना, वो शरीर के अंदर खून में स्रावित कर देता है। उसके लिए स्रावित करने के लिए और जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ भेजने के लिए कोई स्पेशल लाइन नहीं पाया जाता है, कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। ये सीधे ब्लड में स्रावित होता है। ब्लड में स्रावित होकर के जहाँ पर उसको पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है और उससे उत्तेजना मिलता है, यानी स्टेबलाइजर जैसे वोल्टेज को बरकरार रखता है, वोल्टेज बढ़ा देता है, उसी तरह से हार्मोन भी हमारे शरीर में स्टेबलाइजर की तरह कार्य करता है। और ये अंतः का मतलब खून के अंदर, और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है खून से बाहर। ये इसका स्राव ब्लड के अंदर नहीं होता है, इसके लिए एक अलग से डक्ट होता है, यानी अलग से रास्ता होता है जहाँ से स्रावित करके उसको उस जगह पर पहुँचा दिया जाता है। जैसे लार जो निकलता है वो शरीर के ब्लड में नहीं जाता है, वो एक ग्रंथि से, लार ग्रंथि से निकल करके सीधे मुंह में आ जाता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। उसके ब्लड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्लड के अंदर स्रावित होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं, और जहाँ से निकालता है उसको अंतःस्रावी। अंतः का मतलब ब्लड के अंदर, और बाह्यस्रावी का मतलब शरीर से बाहर। और जो शरीर के रक्त के अंदर भी डाल दे, यानी खून के अंदर भी डाल दे और शरीर खून से बाहर भी डाल दे, बाहर बोले तो जहां उसकी जरूरत है वहां जिस अपने डक्ट द्वारा, तो उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय हमारे पेट के अंदर अमाशय के नीचे वाले भाग में पीले रंग का होता है जिससे इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है और एमाइलेस एंजाइम भी निकलता है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है जो लगभग 1400 ग्राम यानी 1.5 किलो का होता है। इससे पित्त लवण निकलता है जो हमारे आमाशय के दाहिने साइड में बगल में होता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और उर्दू में जिगर कहा जाता है। अब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में मस्तिष्क में जो कपाल है यहाँ से लेकर के कमर तक स्थित रहता है। ये लगभग 6 की संख्या में होती है। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी कि उसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो कपार के स्फेनोइड हड्डी के एक गड्ढे में, कपार के अंदर इसके भीतर स्फेनोइड एक हड्डी होता है, उसके भीतर एक गड्ढे में मटर के समान का ये संरचना होता है। ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, इसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। और बाकी का ये जितने भी इसके नीचे वाला जो ग्रंथियां है, सारे ग्रंथियों का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, पीयूष ग्रंथि करता है। इसलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है जो दिमाग का एक पार्ट है, तो उसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर का भी मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हो गया और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये पूरे को कंट्रोल करता है और इसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि है जो गले में, ये श्वास नली है यहाँ पर स्थित रहता है, जो तितली के आकार का होता है। पैराथायराइड ग्रंथि इस थायराइड ग्रंथि के जस्ट थोड़ा नीचे, उसी के पीछे 4 छोटे छोटे गोल गोल आकृति का पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो दोनों किडनी के ऊपर, किडनी के शीर्ष वाले भाग पर ऊपर की ओर पाया जाता है, उसको हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ये एक जोड़ा होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो अमाशय के जस्ट नीचे पीले रंग का लंबा एक छोटा सा संरचना होता है, उसको हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। जनन ग्रंथि ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में फिब्रिशन होता है और फीमेल में अंडाशय होता है। ये इसको जनन ग्रंथि कहते हैं, यानी जनन प्रक्रिया में ये मदद करता है। पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन निकलता है जो कपाल के स्फेनोइड हड्डी में एक गोल गोल गड्ढे होता है उसमें उपस्थित रहता है। इससे वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। ऐसे तो बहुत सारा हार्मोन का स्राव होता है, जो कुछ मुख्य हार्मोन है उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है जिससे शरीर में वृद्धि होता है, यानी इसके वृद्धि हार्मोन के अधिक स्राव से शरीर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत हड्डियाँ का
विकास बहुत तेज हो जाता है, बहुत लंबा लंबा पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी हो जाता है, जिससे भीमकायता रोग कहते हैं। यानी आवश्यकता से ज़्यादा लंबी 8 फुट 7 फुट का हो जाना तो भीमकायता रोग कहलाता है। वो वृद्धि हार्मोन के अधिक निकल जाने से होता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। अगर ये कम हार्मोन निकल जाए तो आदमी बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी बौनापन रोग होता है वृद्धि हार्मोन के कम स्राव से। तो ये एक अच्छा से स्राव हो, यानी कि एक निश्चित मात्रा में स्राव हो, तो उस वजह से शरीर का नॉर्मल विकास होता है, ना ही तो भीमकायता रोग होता है, ना ही बौनापन रोग होता है। उसके बाद एफएसएच हार्मोन का स्राव होता है, जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है हार्मोन निकालने के, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। जैसे मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि यानी सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, तो उसी तरह से पीयूष ग्रंथि हार्मोन छोड़ता है एफएसएच, जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। उसके बाद एलएच हार्मोन होता है, यानी एलएच हार्मोन ये अंडाशय और वृषण को उत्तेजित करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और वृषण से एंड्रोजन। एंड्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण एक टेस्टोस्टेरोन है, वो हार्मोन निकलता है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि ही अंडाशय और वृषण को दोनों को मदद करता है कि हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। तो अंडाशय में पाया जाता है फीमेल में और वृषण पाया जाता है मेल में। उसके बाद लैक्टोज हार्मोन होता है। ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समय माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय माँ के बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथि से दुग्ध का उत्पादन करता है, यानी कि दूध निकालता है उसको, तो लैक्टोज हार्मोन के वजह से निकलता है, क्योंकि लैक्टोज हार्मोन ही दूध उत्पादन में मदद करता है। और बच्चा के जन्म होने के बाद ज़्यादा ब्लडिंग होता है तो उस ब्लडिंग को भी ये कम करता है, कि वो खून को जमा देता है, ये लैक्टोज हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि गले में होता है, जो तितली के आकार का या एच आकार के होता है, यानी कि इस तरह का या तितली के आकार का होता है, या इसको एच आकार का ये बना होता है। ये दोनों आपस में जुड़ा रहता है, जिसको हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस द्वारा ये दोनों जुड़ा रहता है। ये तितली के आकार का होता है। थोड़ा इसको और ऐसे कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इस्थमस द्वारा ये दोनों जुड़ा रहता है, जो गले में होता है, यानी कि ये श्वास नली है, ट्रेकिया, इसी के ऊपर पाया जाता है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो ये हार्मोन का स्राव नहीं होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में श्वसन क्रिया, प्रोटीन का पचना, कार्बोहाइड्रेट का पचना, इन सबको पचाने में ये मदद करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के उपापचयी क्रियाओं में ये मदद करता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा, जिस वजह से ये थायराइड ग्रंथि फूलने लगता है, जिस वजह से घेगा रोग जाता है। नहीं गोइटर, ये घेगा लोग यहाँ पर इतना बड़ा एक मांस के लोथरा जैसे लटक जाता है, इसको घेगा रोग कहते हैं। तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, आवश्यकता से बड़ा। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से, आयोडीन से ही हार्मोन बनता है। अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो हमारा ये ग्रंथि में सूजन होने लगेगा और ये गोइटर का रूप ले लेगा। इसकी कमी से, इसकी कमी से आदमी का शरीर बढ़ जाता है, लेकिन बुद्धि एकदम बच्चा का रहता है, यानी मंद बुद्धि, और गूंगा बहरा भी बच्चा हो जाता है इसकी कमी से। तो हम लोग पाराथायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं। देखिए पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 गोल गोल आकृति का होता है, जिसको पाराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। इस पाराथायराइड ग्रंथि से पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। देखिए हमारे शरीर में कैल्शियम एक खनिज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड्डियाँ जो होती है हम लोग के शरीर का कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। हमारे शरीर में जितने कैल्शियम होता है उसका 1% कैल्शियम खून में पाया जाता है, और 99% कैल्शियम और जगह पर पाया जाता है, जिसमें एक मुख्य रूप से हड्डी लिख सकता हूँ, यानी कि अस्थि भी लिख सकते हैं। अस्थि में पाया जाता है, अस्थि में, और हड्डिया का निर्माण करता है अस्थि का। जब हमारे ब्लड के पास, यानी जैसे 40 साल के बाद में कैल्शियम शरीर में थोड़ा बनना कमज़ोर हो जाता है, यानी कम हो जाता है बनना, तो ज़्यादा कैल्शियम खाना चाहिए। कैल्शियम की कमी जब हमारे शरीर में हो जाएगा तो ये खून को कैल्शियम चाहिए, क्योंकि 1% कैल्शियम खून को चाहिए। ये खून हड्डिया से कैल्शियम ले लेता है, जिस वजह से हड्डियाँ हो जाती है भुरभुरी और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा में जब हड्डियाँ टूटता है तो बड़ा मुश्किल से जुड़ता है। डायलॉग कोई लोग फिल्म में सुनते होंगे ये। तो हड्डियाँ जब में कैल्शियम की मात्रा को, हमारे पूरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? इस पाराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जानते हैं। देखिए एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में एक जोड़ा होता है, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। जो दोनों किडनी भी एक जोड़ा होता है, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है, तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक पाया जाता है। इसकी 2 भाग होता है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के वाली भाग को हम लोग मेंडुला कहते हैं। और मेंडुला ऑब्लोगेंटा वो नहीं, वो दूसरा चीज़ होता है जो हम दिमाग पढ़ाएंगे, तंत्रिका तंत्र, उसमें बताएंगे। इससे एड्रेनिन हार्मोन का स्राव होता है। वैसे तो इससे ही बहुत सारा हार्मोन निकलता है, लेकिन मुख्य रूप से एड्रेनिन हार्मोन निकलता है। हमारे शरीर में डर, भय, गुस्सा
अचानक उत्तेजना आ जाना, मारपीट कर लेना, फिर बाद में बड़े अफसोस करता है लोग मारपीट करके, क्योंकि उस समय ये हार्मोन निकल जाता है और गुस्सा आ जाता है। गुस्सा में कुछ नहीं दिखता, लोग मोबाइल भी तोड़ देता है, फटाफटी मारा पचीले मुक्का ले गुस्सा लात जूता सब स्टार्ट कर देता है लोग, क्योंकि ये बहुत डेंजर हार्मोन होता है। इसके शराब से डर लग जाता है। जैसे रात में कोई आदमी ऐसे अचानक ऐसे बैठा हुआ है, कोनो के याद में खोया हुआ है, अचानक कोई आकर के उसको चिल्ला देता, आदमी एकदम पूरी तरह से चौंक जाता है, कूद जाता है आदमी। जिस तरह वो कूदता है, अगर उस तरह कहा जाए कि आप दोबारा कूदिए तो उस तरह से वो नहीं कूद पाता है। ऐसे वीडियो में भी अचानक देखते हो किसी आदमी के पीछे पटाखा फोड़ता है, वो अचानक कूद जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय अचानक ये हार्मोन निकल जाता है। ये हार्मोन निकल करके उसे उत्तेजना दे देता है, गुस्सा, डर, भय, टोटल चीज, टेंशन, इसी हार्मोन की वजह से होता है। ये हार्मोन खतरनाक भी होता है। इसी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में हार्ट अटैक भी आ जाता है। यानी हमारे बीपी, कहा जाए कि बीपी लो और हाई, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई लो किसके कारण होता है? तो हृदय धड़कन के कारण। हृदय को कौन धड़काता है? इससे निकलने वाले हार्मोन। इससे निकलने वाले हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है। यानी कोई डरा देता है अचानक तो एकदम पूरा धक 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 करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये इससे हार्मोन निकल जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन भी निकलता है, गुस्सा वाला भी, और सही बहुत सारा हार्मोन निकलता है। इससे निकलने वाला हार्मोन हृदय गति को एक बढ़ा देता है, तो फिर बाद में हम शांत हो जाते हैं, तो एक और निकल के शांत कहता है, लो से आराम से धीरे धीरे धड़को आराम से। तो ये इससे निकलने वाले हार्मोन हृदय गति को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। डर, भय, गुस्सा किसके कारण होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है, जो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। ये ग्रंथि किडनी के ऊपर पाया जाता है। अग्नाशय के बारे में जानते हैं। देखिए, अग्नाशय हमारे शरीर में ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये यहाँ पर होता है, ये अमाशय है ना, जिसको हम लाद कहते हैं। अमाशय के जस्ट नीचे जहाँ पर छोटी आंत जस्ट मिलता है, उसी से जुड़ा रहता है ये अग्नाशय। ये पीले रंग का होता है ये ग्रंथि। देखिए, इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे एमाइलेस एंजाइम में निकलता है, जो शरीर में शर्करा को पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इससे इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है, जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, जिससे हमको डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग नहीं होता। अगर जिस इंसान में अगर इस हार्मोन का स्राव अगर बंद हो जाता है, तो उसका शरीर मीठा होने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि उसको चीनिया बीमारी हो गया। यानी कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। अगर एक बार किसी इंसान में अगर ये इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो गया, तो फिर लाइफ में नहीं निकलता है। क्योंकि चीनिया बीमारी एक बार हो गया तो उसको सारी ज़िंदगी दवा खाना पड़ता है, वो कभी उसका ठीक नहीं हो सकता है चीनिया बीमारी। क्योंकि ऐसा जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन भी लिया जाता है डायरेक्ट ब्लड में, नहीं तो दवा से काम चल जाता है और कुछ खान पान परहेज किया जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसको आप याद रखेंगे। ये अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय को हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी कर सकते हैं और मिश्रित ग्रंथि भी कर सकते हैं। इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एक हार्मोन है जो हमारे जीवन शैली को अच्छी से गुजारता है। जनन ग्रंथि के बारे में जानते हैं। देखिए, जनन ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। हर इंसान इस ग्रंथि को जानने के लिए इच्छुक रहता है। देखिए, जनन ग्रंथि दो तरह का होता है, एक होता है मेल में और एक होता है फीमेल में। मेल में होता है वृषण, फीमेल में होता है अंडाशय। देखिए, वृषण से एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। एंड्रोजन एक बहुत सारे हार्मोन का एक समूह है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टेरोन हार्मोन होता है। इस हार्मोन के स्राव की वजह से मेल का शरीर में किशोरावस्था उत्पन्न होता है। आवाज़ का कड़वा होना, यानी कि जो लेरिंजो है, ये लेरिंजो विकसित हो जाता है। यहाँ पर आवाज़ कड़वा हो जाता है। महिलाओं की आवाज़ सुरीली मीठा हो जाता है, हम लोग का आवाज़ कड़वा हो जाता है। शरीर का त्वचा तैलीय होने लगता है। शरीर के गुप्तांगों और कांख और जांघों में कोमल कोमल बाल उगने लगते हैं। यानी यौनारंभ का शुरुआत हो जाता है इस हार्मोन की वजह से। अब अंडाशय के बारे में देखिए। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इससे भी बहुत सारा हार्मोन निकलता है। 3 हार्मोन इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता रहा हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में यौनारंभ उत्पन्न करता है। उसके भी शरीर में त्वचा तैलीय होने लगता है। उसके शरीर में कोमल कोमल बाल भी कुछ गुप्तांगों में उगने लगते हैं। उसके शरीर में स्तन ग्रंथि की जो नलिया होती है, नलिका स्तन ग्रंथि का निर्माण करना, फैलोपियन नलिका को उत्तेजित करना, उसको यानी कि फैलोपियन नलिका को विकास करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो उत्पन्न होने लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। महिलाओं का शरीर यौनारंभ के बाद यानी किशोरावस्था के बाद देखते होंगे उसके बाल बड़ा तेज से बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके बाल के विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका आवाज़ और मीठा होने लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। फैलोपियन नलिका में स्पर्म और ओवम का निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण को, यानी माँ के पेट में जब तक बच्चा है उसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण को गर्भाशय तक लाता है। उसमें प्लेसेंटा को चिपकाना, उसकी दीवारों को देख रेख करना, यह काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन है। ये हार्मोन डिलीवरी के समय स्रावित होता है। जब 9 महीना हो जाता है बच्चा को माँ के पेट में, तब ये हार्मोन स्राव होता है। इस हार्मोन के स्राव से बच्चा का जन्म होता है। ये योनि जो होता है, मादा का योनि, जैसे मान लेते हैं कि ये गर्भाशय, ये फैलोपियन नलिका है,
ये इधर गर्भाशय हो गया, इधर ओवम वगैरह हो गया, यहाँ पर जो योनि है इस योनि को फैलाता है, ये योनि को फैलाता है कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, और इसमें संकुचन क्रिया भी उत्पन्न करता है जिस वजह से बच्चा की डिलीवरी अच्छा से हो जाए। देखिए, और एक काम और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बच्चा माँ के पेट में जब रहता है तो ये उल्टा रहता है, यानी कि उसका सर ऊपर की ओर रहता है, पैर नीचे की ओर, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले सर निकलता है, बाद में पैर निकलता है। इसकी वजह क्या, ये रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होकर के इस बच्चे को पूरी संकुचित करके, यानी संकुचन क्रिया करता है, इसको पूरा घुमाता है, घुमाने के बाद तब इसको सर नीचे और पैर ऊपर करके तब इसकी डिलीवरी किया जाता है। अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन कम निकले तो ये क्या होगा कि एक बार तो संकुचन करेगा तो बच्चा इस पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में आ जाएगा और इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से अगर आते रहे तो उतना तो जगह आगे नहीं है ना, तो उस तरह से माँ की मौत हो जाती है, या तो बच्चा का मौत हो जाता है या माँ की मौत हो जाता है, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके उसको निकालते हैं। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन कम स्रावित क्यों होता है, इसकी वजह है या तो उस महिला ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है, नॉर्मल डिलीवरी यानी कि नहीं हो पाता, या जब महिला गर्भवती थी तो वो बहुत आराम करती थी। जब महिला गर्भवती रहे तो उसे आराम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, भारी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए, कपड़े धोना हो, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत छोटा छोटा करना हो, जिस वजह से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारी नई नई कोशिकाएं बनती है, कोशिका मरता है, कोशिका विभाजन तेज होता है, नई नई कोशिकाएं बनेगा तो ज़्यादा हार्मोन बनाएगा वो ग्रंथि, और बनाएगा तो ज़्यादा हार्मोन निकलेगा। अगर हम आराम करेंगे तो पुराने कोशिकाएं ज़्यादातर नहीं बना पाती है, कोशिका विभाजन ज़्यादा नहीं हो पाता है, कोशिका दीर्घन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन कम निकलता है। तो ज़्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए, आराम करने से करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, उसको ऑपरेशन करके ही करना पड़ेगा। और ये पूरा ऐसे चलता है तो माँ को मरना तय है या बच्चा मर जाता है ज़्यादा देर तक उसी में रह करके। तो इस तरह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। तो महिलाओं को भी काम करना चाहिए डिलीवरी अवस्था में, जब उसके गर्भवती रहे तो काम करना चाहिए, काम नहीं करेंगे तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में चर्चा किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।